बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ आती थी जब मैं घर आता तो अम्मा कहती, बेटा तुम दोबारा आ गए हो, अभी कुछ देर पहले तो आए थे। मुझे लगता है मेरी अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। एक दिन मैं घर में चुपके से जल्दी आ गया और ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी और मैं अपने मामूल के मुताबिक शाम 6 बजे काम से घर वापस आया था। घर में दाखिल होते ही मैंने बुलंद आवाज़ में सलाम दिया। मेरी अम्मी जो अपने मखसूस तख्त पर ऊँघ रही थी, मेरी आवाज़ सुनकर फ़ौरन उठ बैठी। इनके चेहरे के तासरात देखकर मैं फ़िक्रमंद हो गया। मैं इनके पास जाकर बैठ गया। मेरी माँ अंधी थी, इसलिए मेरा चेहरा टटोल कर देखने लगी। मुझे वो पहले से कमज़ोर लग रही थी। मुझे मौजूद पाकर वो बोली, बेटा खैरियत तो है, इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या कुछ भूल गए हो? अम्मी की बात सुनकर मैं अचनबे से इनकी जनब देखने लगा। मैं तो सुबह 9 बजे का घर से निकला, अब वापस आया हूँ। मैं अम्मी के पास बैठ गया और इनके हाथ पर बोसा देकर बोला, अम्मी मैं तो सुबह का अभी घर आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंकी और झट से बोली, नहीं बेटा, अभी कोई आधा घंटा पहले तो यही मेरे पास बैठकर बातें कर रहे थे और फिर शगुफ्ता से बात करके तुम काम से बाहर निकल गए। मैं हैरत से अम्मी को देखने लगा, आखिर वो कहना क्या चाहती। तभी मेरी बीवी किचन से खाना लेकर बाहर निकली और अफसरदगी से कहने लगी, यासर आप ही समझाएं ना अम्मा को, मेरी तो बात ही नहीं सुनती। 3 दिन से इनकी मिन्नतें कर रही हूँ खाना खा ले, मगर बस इनकार किए जा रही हैं। अभी ये तीसरी बार इनकी पसंद का खाना बना कर लाई हूँ, अब आप ही इन्हें समझाएं। बार बार भूल जाती हैं, कहती हैं तुमने कब मुझे खाने का पूछा। वो तो यासर है, मुझसे खाने का पूछ लेता है, हालांकि आप तो अब आए हैं। बीवी की बात सुनकर मैंने संजीदगी से अम्मी को समझाया कि अम्मी वक्त पर खाना और दवाइयाँ क्यों नहीं खाती आप, इतनी अच्छी और ख्याल रखने वाली बहू आपको मिली है, इसके बावजूद आप अपना ख्याल नहीं रखती ना। इसे देखने दें, रखने दें। मेरी उम्र सीधा माँ हो चुकी थी, इसलिए इन्हें भूलने की आदत हो चुकी थी। मेरी अम्मी कुछ देर के लिए खामोश हो गई और बोली कि मेरा दिल तुम्हारे हाथों से खाना खाने का चाह रहा था, बस शायद इसीलिए मैंने बहू को इनकार कर दिया होगा। मुझे याद नहीं। अम्मी की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और इन्हें खाना खिलाने लगा। मेरी अम्मी की आंखों का नूर ख़त्म हो चुका था, इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता था, मगर महसूस सब कुछ कर लेती थी। मेरे जहन में अम्मी के वही अल्फाज चल रहे थे, क्योंकि आज ये तीसरी दफ़ा था जब अम्मी ने मुझे ऐसा कहा था। इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। मुझे सोचों में गुम देखकर मेरी बीवी पूछने लगी तो मैंने इनसे बात के बारे में बताया। इसने नज़रें फेर कर गहरी सांस खारिज की और बोली, आपके आने से पहले वो सो रही थी, उम्र सीधा हो गई। अब अम्मा ने जो ख्वाब में देखा होगा, इसे हकीकत समझ कर ऐसा कह दिया होगा। अब देखो ना, खुद ही कह रही हैं, मुझे याद नहीं कि मैंने इन्हें खाने का पूछा। बीवी की बात सुनकर इस पल मैं सर हिला गया। अगले रोज़ जब मैं काम से घर वापस आया तो अब बहुत ही अजीब वाक़या आया। मेरी माँ छत के ऊपर नीचे आने वाली सीढ़ियों के करीब खड़ी थी और मुझे आवाज़ें देकर कह रही थी, यासर बेटा, मेरे पैरों में दर्द हो गया है बेटे, और कितनी देर मुझे खड़ा रहना होगा। शगुफ्ता बहू, ज़रा सहारा देकर मुझे बिस्तर तक ले जाओ। यासर पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। मेरा दिल हलक आ चुका था। अम्मी एक कदम भी मज़ीद आगे बढ़ाती तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर सकती थी। मैं फ़ौरन भागकर इन तक पहुँचा और इन्हें वहाँ से हटाया। मेरी आवाज़ सुनकर शगुफ्ता भी आस पाख्ता वहाँ पहुँच चुकी थी, मगर सवाल तो ये था कि मेरी माँ वहाँ तक पहुँची कैसे। मेरी अम्मी सीढ़ियाँ उतरते हुए फ़ौरन मुझे झिड़क कर बोली कि पिछले 1 घंटे से मैं जहाँ खड़ी हूँ, मगर तुम ना जाने मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो जाते हो। बहू मेरी बात का जवाब देती हैं ना तुम। उनकी बात सुनकर मैं चौंका। मैंने अम्मी को फिर से यकीन दिलाया कि मैं अभी ऑफिस से वापस आई, मगर अम्मी का अंदाज़ देखकर मुझे सच में फ़िक्र होने लगी। अगर मेरी वालदा की बीनाई ख़त्म थी और दूसरा इनके भूलने की बीमारी से मुझे ये डर लाहक होने लगा कि कहीं किसी दिन सीढ़ियों से ही ना गिर जाए। मेरे तासरा देखकर मेरी बीवी भी परेशान हो गई। वो मेरी अम्मी को इनके कमरे में छोड़ने चली गई और उनसे कहने लगी, अम्मा जी, मैं तो आपको आपके कमरे में बैठाकर नहाने गई थी, अब ऊपर कैसे पहुंची, मुझे ये समझ नहीं आता। शगुफ्ता मेरी वालदा से कह रही थी। इसका मतलब शगुफ्ता को इल्म ना था। मेरी वालदा कहने लगी, ये यासर ही तो मुझे अपने साथ छत पर लेकर गया था। मेरी वालदा को ना जाने क्या क्या नज़र आता रहता। शगुफ्ता इन्हें कमरे में छोड़कर फिर मेरे पास आकर बोली,
देख लिया आपने अम्मी की हरकत, अगर खुदा न खास्ता ऊपर से गिर जाती तो मेरे ज़िम्मे इल्ज़ाम आता कि मैंने ख्याल नहीं रखा। मैं इसकी बात सुनकर माथे पर उंगलियां मसलता रह गया। मैं अपनी वालदा की इस बीमारी का क्या इलाज करवाऊँ? मैंने फिर डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन वो कहते हैं उम्र का तकाजा है। मुझे सोचता पाकर बीवी, अब ज़्यादा मत सोचें, आपकी अम्मी को नज़र तो आता नहीं है, अब उम्र के साथ साथ इन्हें भूलने की बीमारी भी होती जा रही है। तभी वो ऐसा कहती रहती हैं। शगुफ्ता की बात ठीक थी। मैंने अम्मी को खाना खिलाया और दवाई देकर सलाह दिया। मैं इसी शिशुपन में मुब्तला था। तभी अम्मी उठने और कहने लगी, बेटा मुझे दवाई दे दो, सुबह से नहीं ली। मैं बस खामोशी से एक सांस खारिज करके रह गया। बीवी का कहना सही था, अम्मी को भूलने की बीमारी बढ़ चुकी थी, वरना दवा तो मैंने खुद दे दी थी। कुछ देर बाद अम्मी के कमरे जाने लगा तो मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी थी। जस्सस से बेड से ड्रेसिंग टेबल के पास गया, जिसके दराज से मेरा पसंदीदा परफ्यूम बाहर झलक रहा था। मेरी आदत थी, मैं एक ही तर्ज के खुशबू लगाता था। मेरे पास ऐसे कई परफ्यूम्स थे, मगर जहाँ अम्मी के कमरे में कैसे है। मैंने सर झटक कर इसे उठाया और अपने कमरे में गया। 2 दिन यूं ही गुजर गए। तीसरे दिन मेरा काम जल्दी ख़त्म हो चुका था। मैं खुशी खुशी घर के लिए रवाना हो गया। मैं अम्मी और शगुफ्ता को सरप्राइज़ देना चाहता था। मैंने यही सोचा था कि आज खाने के बाद अम्मी को सुलाकर शगुफ्ता को बाहर ले जाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। जब से हमारी शादी हुई थी वो गन चक्कर बनकर रह गई थी। हम बहुत कम ही बाहर जाते थे। शगुफ्ता बहुत अच्छी बीवी साबित हुई थी। इसने आज तक मुझसे शिकवा भी नहीं किया कि इसे क्यों बाहर नहीं लेकर आते हो। शगुफ्ता के लिए गुलाब और कलियों के गजरे भी ले आया। अभी मैं घर में दाखिल हुआ ही था कि अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी, जिन्हें सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे अम्मी का ये रवैया सख्त नागवार गुजरा। वो शगुफ्ता को डांट रही, जबकि शगुफ्ता खामोशी से साथ झुकाए इनके सामने खड़ी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी चाप सुनकर अम्मी फ़ौरन खामोश हो गई और रोने लगी। रोते रोते बोली, तुम्हारी बीवी ने मेरे हाथ जला दिए हैं यासर, ये देखो, मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा था कि मुझे भूख लगी है, कुछ देख खाने को लिया दे दो, आपने मगर यासर, इसने मैंने आपकी माँ मेरे की हाथ हर खिदमत की, वरना कौन बहू इतनी अपनी आंधी और भुलक्कड़ सास की इतनी देखभाल करता है। उम्र में इन्हें नमाज रोज़ा करना चाहिए। मैं जानबूझकर आपको मेरे खिलाफ करने लगी रहती हैं। शगुफ्ता की बात सुनकर मेरी माँ का रंग उड़ा। वो बुखलाहट का शिकार होते हुए बातें गंवाने लगी, मगर मैं कुछ भी सुने बगैर अपने कमरे में आ गया। मेरा सारा सरप्राइज़ और खुशगवार मूड बिगड़ चुका था। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए अब उलझनें बढ़ने लगी थी। मैं आंखों में देखी बात को नहीं झुठला सकता था। वही मैंने शगुफ्ता से अम्मी की जानब से माफ़ी मांगी, जिस पर वो तड़प कर बोली, कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं, उम्र के इसी हिस्से में हैं, ऐसे हो जाता है। इसका आला ज़रफ़ देख कर मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ चुकी थी। मगर फिर वो उदास होकर बोली कि यासर, मुझसे वादा करें, कभी अम्मी की बातों में आकर मुझसे बदज़न नहीं होंगे। मैं शगुफ्ता से बेइंतहा मोहब्बत करता था। ऐसा भला कैसे मुमकिन था कि मैं किसी की बातों में आकर इससे दूर हो जाता। मैंने इसे यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब अम्मी से बात कम करता था। सुबह बाहर जाने से पहले मिलकर चला जाता और रात को आकर सरसरी सी बात करके सो जाया करता था। मगर इनका अंदाज़ा अभी भी वही था जो अक्सर सोच में डाल दिया करता। इस शाम भी जब मैं घर वापस आया तो मेरी अम्मी मुझे घर पर पाकर बोली, बेटा तुम इतनी जल्दी लाहौर से वापस आ गए हो। अम्मी की बात पर मैं चौंका और मुस्कुरा कर बोला, आज फिर आपने ख्वाब देख लिया। मेरे सवाल पर वो खामोश हो गई और फिर मुझसे पूछते हुए बोली, नहीं बेटा, ख्वाब तो नहीं देखा था, तुम मेरे पास बैठकर बात कर रहे थे शगुफ्ता से। तुम लाहौर जाने का कह रहे थे आज रात और फिर ही लौटोगे चंद दिनों के लिए। शगुफ्ता को लेकर घूमने जाओगे। अम्मी की इस तवील गुफ्तगू पर मेरे साहब तने में ख्वाब या हकीकत कुछ नहीं था। मैं न चाहते हुए भी अम्मी के करीब जाकर बैठ गया। हंस कर बोला, ये क्या कह रहा था? मैंने अम्मी फीकी सी मुस्कुराई और बोली, तंज मत करो बेटा, जाकर आराम करो। जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, मगर मेरा मजाक मत उड़ाओ, आखिर को माँ हूँ तुम्हारी। अम्मी के अल्फाज मुझ पर तीर की तरह लगे। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गया। मैं बगैर कुछ कहे बोले कमरे में चला आया। मेरे
दिमाग में कई सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। अब कहानी एक रुख से देख रहा था, दूसरे पर पर्दा पड़ा था। मैं अभी सोचों में गुम था कि रोजाना भला कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी माँ मेरी शादी से पहले कभी इतनी बहकी बहकी बातें नहीं करती थी। मेरा जहन इस वक्त माऊफ हो चुका था। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तीसरे रोज जब मैं घर से काम के लिए निकला तो मुझ पर चोरों का हमला हो गया। मुझसे गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल छीन लेकर ले गए। मेरा दिल बुरी तरह घबराहट का शिकार हो चुका था। मैं यूं ही अदास सा शाम को घर दाखिल हुआ तो अम्मी सामने अपने मखसूस तख्त पर लेटी थी। पैरों की आहट पहचान कर उठ बैठी और बोली, कौन आया है? यासर, ये तुम हो ना? बेटा वापस क्यों आ गए? अम्मी का वही सवाल। इस बार मेरा दिमाग खराब कर चुका था। मेरा दिल पहले अपने नुकसान पर बुझा हुआ था, इस पर अम्मी के सवाल ने मुझे आग से भगोला कर दिया था। मैंने मेज़ पर पड़ी तमाम अशिया को ज़मीन पर पटक दिया और बाल मुट्ठी में जकड़ने के बाद अम्मी के सामने हाथ जोड़कर बोला, खुदा ना का वास्ता है, बस भी कर दिया करें, तंग आ गया हूँ आपके इन सवालों से। आप पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। हर वक्त आपको हर जगह नज़र आता रहता हूँ। आपके पास इस किस्म के बेतुके सवालों ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना कर रख दिया। अलमुख्तसर इस लम्हे मेरे मुंह में जो आया मैं बोलता चला गया। अम्मी गैर मरई नुक्ते पर नजरें मरकूज किए शशि बैठी रह गई। आनन फानन शगुफ्ता वहाँ पहुँच गई। मुझे इस कदर गुस्से में देखकर कहने लगी, आप क्यों इस उलझी देजे में अम्मी से बात कर रहे हैं? जानते तो हैं कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, इनका क्या कसूर है? मैंने कहा, मैं तंग आ गई हूँ इनके बेतुके से सवालों से। शगुफ्ता मुझे अपने कमरे में ले आई। मेरे यूं चलाने से मेरा सांस बुरी तरह फूल रहा था। मेरे कमरे में आकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। बात आई गई हो गई। एक बार मैं घर में दाखिल हुआ। मेरी वालदा मुझे देखकर इस बार कुछ नहीं बोली। शायद मेरे कल वाले रवैये पर इसने पहली बार अम्मी से इस लहजे में बात की। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं इनसे माजरत करने लगा। इन्होंने अपने दुपट्टे के पहलू से अपनी आंखों में आने वाला जमाशुदा पानी साफ किया। कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, अच्छी बात है। मेरे तो अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया। मैंने आसपास नजरें दौड़ाई। मेरी बीवी कहाँ थी? किचन भी खाली था। मैंने कई आवाज़ें दी मगर क्या कोई जवाब ना आया। मेरी हैरानगी हुई थी। तभी अम्मी दीवारों का सहारा लेती मेरे कमरे तक पहुंची और बोली, बेटा शगुफ्ता तो मेके चली गई है, भूल गए क्या? कुछ देर पहले तुम खुद ही तो इसे लेने आए थे। अम्मी के अल्फाज मुझ पर किसी बम की तरह गिरे। मैं गंग सामने को देखने लगा। मेरा मोबाइल भी चोरी हो चुका था, वरना फ़ोन करके शगुफ्ता से पूछ लेता कि अम्मी के जाने से पहले मुझसे इजाज़त क्यों नहीं ली, लेकर गई। मैंने घर में मौजूद दूसरे फ़ोन से शगुफ्ता को कॉल मिलाई। जैसे कुछ देर बाद शगुफ्ता ने उठाया। मैंने लेके जाने की वजह पूछी तो वो बोली कि इसकी अम्मी की तबीयत शदीद ख़राब थी, इसलिए फ़ौरन मेके चली गई। अब 2-3 दिन वहीं रहेंगी। इसके रहने से मुझे कोई एतराज़ ना था, मगर अम्मी की बातें मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगी। कुछ दिन पहले उन्होंने जो कहा था वो आज सच हुआ था। ये इत्तेफाक था या इस हकीकत भी थी, मैं समझ ना सका। मेरे दिल पर पत्थर पड़ गए थे। मैंने मज़ीद कुछ सोचना तरक किया, खामोशी से अपने बिस्तर पर सो गया, जिस सोचे बगैर के बाहर से खाना खाया हूँ मगर मेरी माँ भूखी है। 2 दिन यूं ही गुजर गए। आज शगुफ्ता ने मेके से वापस आना था। मैं खुश था इस बात से अनजान के आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन होने वाला है। मैं आज काम से आधी छुट्टी लेकर घर आ रहा था। मेरी गाड़ी घर से कुछ दूरी पर जो मेरी नज़र आया, मेरा रगों में मुंजमद हो गया। मेरी बीवी शगुफ्ता किसी लड़के के साथ गाड़ी से उतर रही थी और वो दोनों घर के अंदर जा रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वह लड़का ना इसका भाई था ना कोई रिश्तेदार। आधे खुले दरवाजे से अंदर का मंजर देखा तो धक्का लगा। मेरी माँ से बातें कर रहा था वो शख्स जो हूबहू मेरी आवाज़ में इससे बात कर रहा था। मैं हक्का बक्का ही खामोश खड़ा सुन रहा था। मेरी माँ इससे पानी मांग रही, वो नीम बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। शगुफ्ता आगे बढ़ी और इसने पानी का बड़ा गिलास तैयार बनाते हुए मेरी माँ की आंखों पर टेरना शुरू कर दिया। फिर खबासत से मुस्करा कर बोली, कब मरेगी? ये कबाब में हड्डी शुक्र है आंधी है, वरना कब के रास फाश कर चुकी होती। बीवी के सरगोशी पर वो शख्स हंसा। मेरा दिल तो गया, धड़कना ही भूल चुका था। मेरी बीवी इस गैरशनास शख्स के हाथों में हाथ डाले खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थी। मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा दे कैसे सकती? पीछे हटी जबकि मेरी माँ ने बहुत शोर सुनकर रोने लगी थी। मैंने इस शख्स को मार कर वहीं पटका और फिर शगुफ्ता की जानिब मतवज्जह हुआ जो एक
कोने में सहमी खड़ी थी। मेरी आँखों में गम और गुस्से से आँसू आ चुके थे। मुझे वहाँ से धोखा मिला था जहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी। वो खौफ से मेरे पाँव में गिरकर माफ़ी माँगने लगी। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये लड़का मुझे वर्गला रहा था, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इसकी ऐसी बातें अभी जारी थी कि वो लड़का झट से बोला, झूठी लड़की, ना शौहर की वफ़ा की, ना मेरी मोहब्बत का पास रखा। क्यों नहीं देती तुम शादी से पहले के मुझसे पसंद करती हो? ये रोज़ाना तुमसे मिलने आता था। कितनी आसानी से सारा कीचड़ मुझ पर डालकर खुद सैड पार हो रही हो। इस लड़के की मज़ीद बातें सुनता मेरा दिल फट जाता है, इसकी जाना पड़ता है। इससे पहले कि वो वहाँ से खुद को छुड़ा कर भाग निकला, जर्द चेहरा लिए शगुफ्ता मुझे देख कर रो रही थी। मुझे एक पल में इससे घिन आने लगी थी। मैं ना चाहते हुए आंसू ना रोक सका। शगुफ्ता कभी मेरी माँ के पाँव गिर रही थी और कभी मेरे पाँव में गिड़गिड़ा रही थी। इसकी खातिर मैंने अपनी माँ पर शक किया था। मैंने कपकपाते लब्बों से इसे सिर्फ इतना कहा कि तुम इस काबिल नहीं रही कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ गंदा करो। तुमने मेरे साथ खयानत की है, मेरी माँ को सताया और मुझे इनके खिलाफ किया। मैंने अपनी बीवी को इसी वक्त घर से निकाल दिया। वापस आकर रोते हुए माँ को पानी पिलाया, फिर इनके कदमों में गिर कर कितनी ही देर रोता रहा। मैंने इनकी बातों पर यकीन नहीं किया था जब वो हर बार मुझे सच बताती रही। अम्मी ने मुझे अपने करीब बैठाया और मेरे आंसू पूछते हुए बोली, बेटा मैं तो तुम्हारे घर को बचाने के लिए एक अस्से से खामोश थी। तुम्हारी बीवी ना मुझे खाना देती थी और ना दवाई। पता नहीं वो कौन सी गोली मुझे ज़बरदस्ती खिलाती, जिसके बाद मुझे लगता मेरा सर हवाओं में घूम रहा। मैं बहकी बहकी बातें करने लगती, लेकिन वो बातें होती सच थी। वो मुझे बताने लगी कि शगुफ्ता इन्हें पूरा दिन भूखा रखती, मगर हाँ, तुम्हारे आने से पहले मेरे सामने खाना ज़रूर रख देती ताकि तुम्हें शक ना हो। वो शख्स आवाज़ें निकालने में माहिर था, इसलिए मेरी आवाज़ में मेरी माँ के सामने आवाज़ निकाल कर बातें करता। मेरी बीवी के साथ भी हर किस्म के तल्लुकात कायम कर चुका था। मेरी माँ को नींद की दवा मेरी बीवी ज़बरदस्ती खिलाती थी। मेरी माँ का हाथ भी इसने जलाया था, लेकिन इतना नहीं कि मुझे इस पर शक होता। मेरी माँ रो रो कर हर बात मुझे बताती